हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग आदित्य रंजन सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है, आप देख सकते हैं ये बुक लॉन्च किया गया है जिसमें 5000 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन को डाला गया है। और ये टोटल का टोटल साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन है। सिर्फ ये साइंस का ही क्वेश्चन इसमें डाला गया। तो आज से हम लोग इसका भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए ना देरी करते हुए करते हैं हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा अध्याय नंबर 1 है, और टॉपिक का जो नाम है वो है मात्रक विमाएँ तथा गति के नियम। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ इसका MCQ क्वेश्चन को भी अंत में लगाएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। तो करते हैं हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है? तो दूरी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो लंबाई कहलाती है। अगला है, बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई SI इकाई के गुणज होते हैं। उदाहरण के लिए है डेका, हेक्टो और किलो। ये सभी जो है वो दूरी मापने की इकाई है। छोटी छोटी दूरियों को मापने के लिए हम लोग मिली, सेंटी और डेसी का भी उपयोग करते हैं। इसमें 10 के पावर घात को दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। छोटा थोड़ा सा कर देते हैं जिससे आप लोग को आसानी से दिखाई दे सारा। दस के विभिन्न घातों के पूर्व लग्न एवं उनके संकेत। एक्सा को E से संकेत करते हैं और इसका जो पावर होता है 10⁻18 होता है। पेटा का जो होता है P संकेत होता है 10⁻15। टेरा T और 10⁻12 इसका घात होता है। गीगा का बड़ी G और 10⁻9 जो है इसका घात होता है। मेगा का जो होता है बड़ी M और 10⁻6 इसका घात होता है। आगे है मेगा के बाद जो है वो है किलो। किलो का K से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका 10⁻3 घात होता है। हेक्टो का H से इसे डिनोट करते हैं और 10⁻2 इसका पावर होता है। डेका का DA से हम लोग डिनोट करते हैं 10⁻1। उसके बाद डेसी, सेंटी, मिली जो होता है D। डेसी को हम लोग छोटी D से डिनोट करते हैं 10⁻−1 घात होता है। सेंटी को छोटी C से और 10⁻−2 घात होता है, जबकि मिली को छोटी M से डिनोट करते हैं और 10⁻−3 इसका घात होता है। और ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे है माइक्रो को हम लोग छोटी म्यू यानी म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं 10⁻6 इसका -6 इसका घात होता है। नैनो को N और 10⁻9 इसका घात होता है। ये माइक्रो और नैनो ये तो, और साथ ही साथ पिको, ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। आगे है पिको, जिसको P से डिनोट करते हैं 10⁻−12 इसका घात होता है। फेमटो जो है इसको छोटी F से डिनोट करते हैं 10⁻−15 घात है। एक्टो को छोटी A से डिनोट करते हैं 10⁻−18 इसका घात है। आगे क्या है, खगोलीय दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय किया गया है उसे हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.467 गुना 10⁻15 मीटर होता है। और अगर किलोमीटर में बोले तो 9.467 गुना 10⁻12 किलोमीटर होता है। आगे है सूर्य और पृथ्वी के बीच लंबी दूरी मापी जाती है, खगोलीय इकाई द्वारा मापा जाता है। और एक खगोलीय इकाई कितना के बराबर होता है? तो 1.496 गुना 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। आगे है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक बराबर होता है 3.086 गुना 10⁻16 मीटर, या प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे देखते हैं,
आगे है लंबाई का प्रयोगात्मक मात्रक। एक फेमटो या फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻16 मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁻16 मीटर। और एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। और एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर या 0.001 mm होता है। ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। आगे है भौतिक राशि और उसके मात्रक। किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया क्या कहलाती है? तो मापन कहलाती है। भौतिक विज्ञान में माप की जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान और समय। आगे है लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य 3 इकाइयाँ का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए कौन कौन सा आता है? MKS, CGS और FPS। CGS और MKS सिस्टम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो CGS और MKS को मैट्रिक्स पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं, जबकि FPS पद्धति प्रणाली को ब्रिटिश प्रणाली के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है MKS प्रणाली को स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल SI के नाम से भी जाना जाता है। CGS को हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड कहते हैं। MKS को मीटर, किलोग्राम और सेकंड कहते हैं। FPS को फुट, पाउंड और सेकंड कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली माप को कहा जाता है मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाई या आधारी इकाई की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 है मूल मात्रक। लंबाई जो मूल मात्रक है, मूल मात्रक कौन कौन से हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाप। तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है और इसके संकेत जो होते हैं छोटी एम, और बीमा जो होता है बड़ी एल होता है। द्रव्यमान किलोग्राम, केजी, और इसका जो बीमा होता है तो बड़ी एम होता है। समय सेकेंड, छोटी एस या बड़ी एस भी हो सकता है, और इसका जो बीमा होता है वो टी होता है। तापमान केल्विन के, और इसकी बड़ी के से हम लोग बीमा में माप करते हैं। धारा जो एम्पियर है इसका संकेत ए होता है और इसका जो बीमा होता है वो भी बड़ी ए होता है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है, जिसे हम लोग CD से डिनोट करते हैं, और इसका बीमा जो होता है सी होता है। पदार्थ की मात्रा जिसे हम लोग मोल, जिसका मात्रक मोल होता है और जिसे हम लोग MOL से डिनोट करते हैं, और इसका बीमा जो होता है वो बड़ी MN होता है। आगे है माप की 2 पूरक इकाइयाँ। माप की 2 पूरक इकाइयाँ कौन कौन सी है? तो एक समतल कोण है और एक ठोस कोण है। तो समतल कोण को हम लोग रेडियन कहते हैं, जिसे हम लोग RAD से संकेत डिनोट करते हैं, यानी इसका संकेत होता है। ठोस कोण को हम लोग स्टेरेडियन कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। आगे है मानक इकाइयाँ SI यूनिट। वह मापमान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है कहलाता है, तो मानक इकाई कहलाता है। ये जो सारा है मात्रक और बीमाएँ। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है L बीमा। आयतन मीटर क्यू इसका मात्रक होता है, बीमा LQ होता है। चाल मीटर पर सेकंड होता है और बीमाएँ LT⁻⁻1 होता है। वेग जो होता है मीटर पर सेकंड होता है और इसकी जो बीमा होता है LT⁻⁻1 होता है। त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर LT⁻⁻2 होता है। बल न्यूटन MLT⁻⁻2 होता है और संवेग न्यूटन सेकंड होता है और MLT⁻⁻1 होता है। ये सारे आप PDF में देख लीजिएगा टेलीग्राम पर, क्योंकि इस सारे को बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग इसको PDF के रूप में टेलीग्राम पर जाकर देख लीजिएगा सारा का सारा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ये कुछ है समान मात्रक तथा समान बीमा सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। चाल और वेग, इसका जो बीमा होता है LT⁻⁻1 होता है, ये दोनों का। और भार बल का जो होता है MLT⁻⁻1 होता है। प्लांक नियतांक कोणीय संवेग का जो होता है ML² T⁻1 होता है। और आवेग और संवेग का होता है MLT⁻1। आप लोग इसे भी देख लीजिएगा PDF में सारा का सारा और याद कर लीजिएगा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति। क्योंकि इसका कोई बीमा सूत्र और मात्रक नहीं होता, इसलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे है
सदिश और अदिश राशियाँ। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। सदिश राशि जो है साधारण बीजगणित के नियम का पालन करती है। आगे इसका उदाहरण कुछ है सदिश का, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युत क्षेत्र, बल और संवेग, आवेग और चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे सदिश का उदाहरण है। आगे है अदिश राशि। तो अदिश राशि किसे कहेंगे? ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो और दिशा नहीं हो, उसे हम लोग अदिश राशि कहेंगे। और ये साधारण बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। अदिश राशि कौन कौन से है? इसके भी कुछ उदाहरण हैं। द्रव्यमान, कार्य ऊर्जा शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव और ताप धारा, ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। आगे है सदिश के परिमाण का निरूपण। सदिशों के जोड़ का त्रिभुज नियम, इसका जो फॉर्मूला होता है, सदिश आर बराबर सदिश ए प्लस सदिश बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। और सदिशों के जोड़ के समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, आर इजकल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा होता है, जहाँ की -1 लेस देन इक्वल टू कोस थीटा और उसके बाद होता है लेस देन इक्वल टू 1। आगे है सरल रेखीय गति। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाती है? गति कहलाती है। जब शरीर एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहेंगे। और आवर्ती गति कितने प्रकार की होती है? तो आवर्ती गति जो है दो प्रकार की होती है, एक सरल लोलक गति और एक समान वृत्तीय गति। उदाहरण झूले की गति है, घड़ी की सुइया की गति यानी पेंडुलम की गति, ये सारे के सारे आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु किसी माध्यम या स्थिर स्थिति से आगे पीछे चलती है या जब गति दोहराती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोलन गति कहेंगे। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई सबसे छोटी पथ की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। छोटी पथ की लंबाई को हम लोग विस्थापन कहते हैं। गति की दर एक इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है? तो चाल कहलाती है। क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। आगे चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का ऐसा मात्रक तो मीटर पर सेकेंड होता है। यात्रा की कुल दूरी की कुल लिए गए समय से विभाजन करने पर क्या निकलता है? तो कुल दूरी बटे कुल समय जो होता है वो औसत चाल का फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। किसी निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु का चाल क्या कहलाती है? तो वेग कहलाती है। अगर निश्चित दिशा पूछे तो वेग कहलाएगी। औसत वेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन बटे समय, ये औसत वेग होता है। ये जो है इस तरह से जो गया है, ये इस तरह से, तो ये दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। और यही जो ये सीधा गया है, मतलब ये कम दूरी को तय कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो विस्थापन कहेंगे। आगे है क्वेश्चन, प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग की दिशा में त्वरण क्या होता है? सकारात्मक होता है। वेग की दिशा में अगर पूछे तो सकारात्मक और विपरीत पूछे तो ऋणात्मक हो जाएगा। आगे है, जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन के साथ एक सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो एक समान त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरण का उदाहरण है, अगर मुक्त रूप से गिर रहा है तो। भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण? भारी यातायात में वाहन किसका उदाहरण है? तो वो असमान त्वरण का उदाहरण है। वेग और समय के बीच ग्राफ खींचने पर तब इसका ढलान किसको दर्शाता है? तो औसत त्वरण को दर्शाता है। न्यूटन के गति नियम की क्या विशेषता है? तो सभी गति के नियम सरल रेखीय गति के एक समान त्वरण पर आधारित है। आगे का क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। आगे है न्यूटन का प्रथम नियम तथा जड़त्व का नियम। किसी वस्तु की एक ही अवस्था में रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है।
जड़त्वता किसके समानुपाती होती है? तो जड़त्वता जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? किसी वस्तु का द्रव्यमान किसकी माप है? तो जड़त्व का माप है। किसी पिंड की अपनी एक समान गति की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? तो गति का जड़त्व कहते हैं। किसी पिंड की अपनी आराम की स्थिति को स्वयं बदलने में असमर्थता को क्या कहते हैं? तो उसे आराम की जड़त्व के रूप में जाना जाता है। आराम के जड़त्व के रूप में जाना जाता है। आगे है, किसी पिंड की अपनी गति की दिशा में स्वयं बदलने में असमर्थता क्या कहलाती है? दिशा की जड़त्व कहलाता है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है, ताकि क्यों दौड़ता है? तो गति की जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करती है। आगे एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? एक धावक अंतिम रेखा पार करने के बाद भी क्यों दौड़ता रहता है? तो गति की जड़त्वता को बनाए रखने के लिए। जड़त्व का उदाहरण, चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री को आगे की ओर झुकना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। रुके हुए वाहन का अचानक हिलने या चलने से यात्री का पीछे की ओर झुकना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। कालीन को डंडे से पीटने पर धूल कणों का गिरना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। और पेड़ पौधे की शाखाओं के हिलाने से पत्तियां का गिरना, यह भी जड़त्व का उदाहरण है। आगे है, बल की परिभाषा किस नियम को कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से जड़त्व की बल की परिभाषा मिलती है। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम यानी जड़त्व का नियम। आगे है, अभिक्षुभ वस्तुओं के स्थिर रहने या एक ही वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो गति का प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति का पहला समीकरण है, तो गति का पहला समीकरण है वेग और समय के बीच संबंध। वेग और समय के बीच संबंध गति का पहला समीकरण है। v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at, ये गति का पहला समीकरण है, जहाँ v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। आगे है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा, गति के दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध है। गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो s बराबर u प्लस at। क्या है? s बराबर u प्लस at, जहाँ s तय की गई दूरी, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय है। बल का सूत्र किस गति नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। और अगर परिभाषा पूछे तो पहला नियम। आगे देखते हैं। तो आगे है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन के कौन से गति नियम से संबंधित है? तो दूसरा गति नियम से संबंधित है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से निर्धारित होगा, यह कौन सा नियम है? तो यह भी न्यूटन का दूसरा गति नियम है। क्रिकेट में जब कोई क्षेत्र रक्षक यानी कि खिलाड़ी गति से आती गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है और गेंद पकड़ लेता है। हाथ को पीछे की ओर खींचता है, क्यों खींचता है? तो वो गति के दूसरे नियम यानी बॉल की जड़त्वता को बनाने के लिए वो हाथ को पीछे खींचता है, जो कि न्यूटन के दूसरे गति नियम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। गद्दे की तुलना में फर्श पर अधिक चोट लगने का खतरा होता है। ऊंचाई या लंबी कूद में जमीन को खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। बड़ी कील को अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़े से अधिक वार किया जाता है। ये सारे के सारे जो है ये दूसरे न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है। आगे क्या है? तो आवेग। बल और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। आवेग बराबर बल गुना समय होता है। आवेग का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन सेकेंड होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। उदाहरण, यदि
कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वह अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, जिससे समय का मान बढ़ जाता है तथा लगाए गए बल कम हो जाते हैं, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। आगे है, सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत के टीले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। यह किसका उदाहरण है? तो आवेग के कारण ही ऐसा होता है। सीमेंट के फर्श पर गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत के टीले पर गिरने से ज़्यादा चोट लगती है। ऐसा क्यों? तो आवेग के कारण। अगला है न्यूटन के तीसरा गति नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। यह न्यूटन के कौन से गति नियम का पालन करती है? तो तीसरा गति नियम का पालन करती है। प्रत्येक क्रिया बल में एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया बल होता है जो एक साथ कार्य करता है। यह न्यूटन के कौन से नियम है? तो तीसरे। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ये जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम से संबंधित है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। आगे है, जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान और विपरीत बल लगाती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? न्यूटन के तीसरे गति नियम में ही ऐसा होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन का कौन सा नियम बल की प्रकृति को प्रकट करता है? तो बल की प्रकृति को न्यूटन का कौन सा गति नियम प्रकट करता है? तो न्यूटन का तीसरा गति नियम प्रकट करता है। न्यूटन के तीसरे गति नियम का कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो एक महिला कुएं में पानी निकाल रही है, रस्सी टूटने से महिला का पीछे की ओर गिरना, गोली चलने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना यानी बंदूक का भी पीछे होना, तैरते समय पानी से टकराना, नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना, रॉकेट का उड़ना, या गति का तीसरा समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण है। गति या विश्राम का विरोध पहला नियम है। आगे देखते हैं। तो आगे है संघटक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ संघटक, अप्रत्यास्थ संघटक और पूर्णतः अप्रत्यास्थ संघटक। तो प्रत्यास्थ संघटक हम लोग पहले देखते हैं। यह जिस गति से टकराएगा उसी गति वापस जाएगा। के संरक्षित रहता है, यानी के जो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित रहता है। उसके बाद है अप्रत्यास्थ संघटक, यह जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं जाता है, उससे कम गति से लौटता है। इसमें के संरक्षित नहीं होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से टकराता है तो वह वस्तु से चिपक जाएगा और आपस में जुड़कर एक हो जाएगा और ऐसे ही गति से चलने लगेगी। इसमें के संरक्षित नहीं होता है। आगे है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का दूसरा रूप है। गति के तीसरे नियम के सभी उदाहरण को निम्नलिखित द्वारा समझाया जा सकता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के द्वारा समझाया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति, वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है कहलाती है एक समान वृत्तीय गति। वृत्ताकार गति जिसमें कण की गति स्थिर रहती है उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। बल कण के वेग के समकोण पर लगातार किसी गति में कार्य करती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक बार घूमने में t समय लेती है तो वेग भी इस प्रकार दिया जाएगा। तो v बराबर 2πr/t। आगे है, किसी गति में अभिकेंद्र त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है तो वह किसका उदाहरण है? एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसी गति में अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा प्रत्येक क्षण बदलती रहती है तो वह एक समान
वृत्ताकार गति का उदाहरण है। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदलता है? तो प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदलता है। क्या बदलता है? प्रत्येक बिंदु पर केवल दिशा बदलता है। आगे है एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है? एक समान वृत्तीय गति के दौरान क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो वेग, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा, ये तीनों जो है वो परिवर्तित नहीं होता है। क्या परिवर्तित नहीं होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या के दौरान क्या परिवर्तित नहीं होता? वेग, द्रव्यमान, गतिज ऊर्जा, ये तीनों परिवर्तित नहीं होता है। आगे है किसी वस्तु का वृत्त की परिधि के अनुदिश घूमना या वृत्ताकार पथ पर घूमना क्या कहलाता है? तो एक समान वृत्तीय वृत्ताकार गति कहलाता है। एक वस्तु किसी गति के दौरान अंदर की दिशा की ओर एक बल का अनुभव करती है तो वो कौन सी बल का उदाहरण होता है? तो वो एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है? किस स्थिति में एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है? तो वह जब वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है। तो वह जब वृत्ताकार पथ ट्रैक पर दौड़ता है। आगे है वृत्ताकार गति में एक छद्म बल जो त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है और वृत्त के केंद्र से दूर निर्दिष्ट होता है, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अगला है वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु के निरंतर संवेग के लिए कौन सा बल प्रत्यारोपण होता है? बल केंद्र और कार्य करता है तभी केंद्रीय बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सरल लोलक की गति। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है तो कहलाती है, वह क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। आवर्त गति वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन के समानुपाती होती है लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होती है तो उसे सरल लोलक गति क्या कहते हैं? उसे सरल लोलक गति कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो आवर्त काल कहलाता है। आवर्त काल समय की एसआई इकाई क्या होती है? आवर्त काल समय की एसआई इकाई क्या होती है? सेकेंड होती है। प्रति इकाई समय में दोलने की कुल संख्या कहलाती है। प्रति इकाई समय में दोलने की कुल संख्या आवृत्ति कहलाती है। आगे है आवृत्ति को हम लोग n से डिनोट करते हैं। आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल टाइम t से होगा तो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो होता है वो हर्टेज होता है या पर सेंटीमीटर होता है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड L के धागे से लटकाया जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो 2π√LYG, 2π√LYG। आगे है यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता है क्योंकि यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता है क्यों नहीं बदलता है? तो आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों नहीं बदलता है? तो आवर्तकाल जो है लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आगे है यदि कोई लड़की झूले पर बैठी झूल रही है और वह अचानक खड़ी हो जाए तो समय अवधि कम हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रभावी लंबाई L में कमी के कारण और झूले तेज हो जाता है। उल्टा होने पर विपरीत घटित होता है। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 होता है इसलिए आवर्तकाल अनंत होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 होता है इसलिए आवर्तकाल जो होता है वह अनंत हो जाता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी के पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। गर्मी के दिनों में पेंडुलम घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण क्या होता है? तो अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। अगला है जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है वैसे वैसे आवर्तकाल घटेगा। जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आवर्तकाल घटेगा। आगे हमारा
प्रैक्टिस सेट है, जो भी थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस सेट। तो हम लोग अब प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो वेग के विपरीत दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब 1 इंच को बदलते हैं तब यह कितना सेंटीमीटर बन जाता है? जब 1 इंच को बदलते हैं तो ये 2.54 सेंटीमीटर बन जाता है। कितना? 2.54 सेंटीमीटर बन जाता है। आगे क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमता है तो t सेकेंड लेता है, तो वेग v बराबर क्या होगा? 2πr/t। क्या हो जाएगा? अभी पढ़े थे 2πr/t। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, v बराबर 2πr/t। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ देर दौड़ता है ताकि लंबी छलांग लगाने की जड़ता बनी रहे। उसे लेने में क्या मदद करता है? तो उसे लेने में क्या मदद करता है ये आपको बताना है। इसका जो होगा गति। अगला क्वेश्चन है, आगे है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकेंड है तो वस्तु को उसके उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो इसका जो हो जाएगा 1.43 सेकेंड। 1.43 सेकेंड आपको पहले फॉर्मूला बता दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, जब 10 न्यूटन का बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर कार्य करता है तो जो स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम है तो वह पिंड का त्वरण क्या होगा? तो पिंड का त्वरण क्या होगा इसका भी फार्मूला बता दिया गया, 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 20 मीटर पर सेकेंड प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 जूल। आगे क्वेश्चन है, तो आगे है हमारा, एक वस्तु x बराबर 0 और t बराबर 0 विश्राम से शुरू होता है। यह x अक्ष के अनुदिश 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निरंतर त्वरण के साथ गति करता है। 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा? तो 4 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। आगे क्वेश्चन है, 2 सेकेंड के लिए त्वरण कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरित वाली कार की दूरी का कितना गुना तय करेगी? दोनों मामले में कार एक समान त्वरण के साथ आरंभ से शुरू होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। आगे क्वेश्चन है, आगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। आगे क्वेश्चन है, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र वस्तु के किसके बराबर होती है? ये आपको बताना है किसके बराबर होती है, तो त्वरण के बराबर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक गेंद को 30 मीटर पर सेकेंड की गति से लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है। 4 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? 4 सेकेंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तो हो जाएगा 40 मीटर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी कार की गति को दोगुना कर दिया जाता है तो रोकने में कितना गुना अधिक दूरी लगती है? जब किसी कार की गति को दोगुना कर देते हैं तो उसे रोकने में कितने गुना अधिक दूरी लगती है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा 4 गुना। दोगुना कर देंगे तो रोकने में 4 गुना अधिक दूरी लगेगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होगा? नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन का परिमाण समान होगा? तो ऑप्शन है, यदि कार सीधे सड़क पर गमन कर रही है। अगला है ऑप्शन, यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है। अगला, लोलक इधर उधर गति कर रही है। अगला है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा, यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है। समरूप कब कहा जाता है ये आपको बताना है।
ऑप्शन है वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। अगला क्वेश्चन है और हमारे सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के साथ दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कार का त्वरण शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी कार का वेग शून्य होगा, ऑप्शन सी कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है और ऑप्शन डी है कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कार का वेग निरंतर बदल रहा है। तो ये था हमारा आज का साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हमारा क्लास 1 था। तो आपको क्लास 1 कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं तो इसका अगला वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और इसका PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे सारा PDF डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।